टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या कहती है बेटा? ये कहती है जैसे कि तुम नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम है। इंस्पायर और एक्सपायर हमें पता नहीं चल रहा, हम पर कर रहे हैं इंस्पायर और एक्सपायर। तो उस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जितनी हम एयर निकालते हैं या फिर जितनी एयर हम लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग a normal respiration, during a normal respiration, the amount of air inspire or expire during a normal respiration, उसी को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, तो जो वॉल्यूम मैं इंस्पायर कर रहा हूँ और एक्सपायर कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम होती कितनी है? वो वॉल्यूम होती है 500 ml पर रेस्पिरेशन, पर रेस्पिरेशन, और 6000 to 8000 ml पर मिनट। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो पल्मोनरी वॉल्यूम आती है इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है बेटा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है जैसे कि आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अगर आप फोर्सिबल इंस्पिरेशन करो, ठीक है, अपनी सांस को खींचो, तो जो आप एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर करते हो उसे क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक तो नॉर्मल इंस्पायर करते हो, उससे ऊपर जितनी आप एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर करते हो बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर बाय फोर्सिबल या फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से आप जितनी एयर, यहां पे एक वर्ड और लिखना है हमें, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर। क्या लिखना है यहाँ पे? एक और वर्ड, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर। एडिशनल अमाउंट है जो आप इंस्पायर करते हो फोर्सिबल इंस्पिरेशन से, उसे क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितनी होती है बेटा? ये होती है 2500 to 3000 ml। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या कहते हैं इसको? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी जैसे कि आप अब इंस्पायर कर रहे हो, अब एक्सपायर करोगे और फोर्सिबल एक्सपायर करोगे, तो फोर्सिबल एक्सपायर करने के बाद जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आपने लंग्स से बाहर निकाल दी है, दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं द एडिशनल amount of air, additional amount of air expire by forceful expiration, by forceful expiration
बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होती कितनी है बेटा? ये होती है 1000 से लेकर 1100 ml तक। ओके, तो ये तीन तरीके की आपके पास पल्मोनरी वॉल्यूम होती है। एक होती है टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपायर इंस्पायर से जो आप लेते हो। फिर आती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर लेते हो बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फिर आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सपायर करते हो बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कैपेसिटीज पे चलते हैं। ओके, तो ये हमने तीन तरीके की वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। एक और वॉल्यूम है हमारे पास जिसे हम कहते हैं रेसिजुअल वॉल्यूम। ये रेसिजुअल वॉल्यूम क्या होती है बेटा? जो हमेशा लंग्स में रहती है, चाहे आप कितना भी इंस्पायर या फोर्सिबल इंस्पायर और एक्सपायर कर दो, जो वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहती है, दैट इज नोन एज रेसिजुअल वॉल्यूम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर that remain in lungs, the amount of air that remains in lungs even after forceful expiration, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रहती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, दैट इज नॉन एज योर रेसिजुअल वॉल्यूम। और ये होती कितनी है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1100 ml to 1200 ml। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि चार तरीके की हमारी क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्यूम होती है, और इन्हीं से मिलकर हमारी क्या बनती है, कैपेसिटीज। तो पल्मोनरी वॉल्यूम को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टाइडल वॉल्यूम को टीवी लिखते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को IRV लिखते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV लिखते हैं, और रेसिजुअल वॉल्यूम को RV लिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं और क्या हमारे पास। अब हम देखते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। क्या देखेंगे हम? पल्मोनरी कैपेसिटी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है बेटा? जो आप एयर इंस्पायर करते हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। मतलब क्या हुआ कहने का? मतलब ये हुआ जैसे कि आपने इंस्पिरेशन किया, फिर आपने क्या करा, एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन के बाद जब आप वापस सांस लोगे, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। फिर उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक बार देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर बाय, या फिर मैं कहूं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो हमने क्या करा, पहले इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन, फिर दोबारा ऊपर गए टाइडल वॉल्यूम, फिर फोर्सिबल हमने सांस ली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ
नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर पर्सन ले सकता है दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो आगे चलते हैं। फिर हम आते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पे। 2 सेकेंड ये और लिख लीजिए कि जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है ये किसके बराबर होती है? टाइडल वॉल्यूम। क्योंकि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया फिर सांस ली तो टाइडल वॉल्यूम, और कितनी एयर ले सकते हो? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक। तो यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हुई टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर, है ना? अच्छा, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? 2500 to 3000 ml। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी 3000 to 3500 ml। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, अभी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? ये होती है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सांस ली, नॉर्मल इंस्पिरेशन, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यानी कि जो टोटल वॉल्यूम एयर एक्सपायर हो सकती है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद टाइडल वॉल्यूम नीचे, और नीचे कितना इंस्पायर कर सकते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर हुई? सॉरी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर हुई? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है बेटा? 500 और ये कितनी होती है? 1000 to 11000। तो आपके पास होगी 1500 to 1600 ml। ओके, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद हम आते हैं फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी तो ये भी क्या होता है बेटा? ये होता है द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर that remain in lungs, the amount of air that remain in lungs, the amount of air that remain in lungs after normal expiration, normal expiration। अच्छा, एक वॉल्यूम तो हमेशा लंग्स में रहती है जिसे कहते हैं रेसिजुअल वॉल्यूम, वो तो लंग्स में रहेगी ही। और कौन सी वॉल्यूम जो लंग्स में रह सकती है? थोड़ा दिमाग लगाइए। नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या कहा है? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि नॉर्मल एक्सपिरेशन है तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं होगा, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं होगा तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग से नहीं निकलेगी। तो यानी कि लंग के पास कौन कौन सी वॉल्यूम है? रेसिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वेरी नाइस। तो फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी आपके पास क्या आ जाती है बेटा? रेसिजुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
ठीक है, अगर आपको याद हो तो रेसिजुअल वॉल्यूम कितनी होती है 1100 टू 1200 और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 टू 11,000। ये टोटल कितनी हो जाएगी? ये टोटल हो जाएगी आपकी 21,000 टू 2300 ml तक। ओके, बाकी आप खुद प्लस करके देख सकते हो। ओके, इसके बाद कैपेसिटी आपके पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई, रेसिजुअल फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी हो गई। अब आपके पास आती है वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी है, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी पूछी जाती है वो कौन सी कैपेसिटी होती है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या कहती है? द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट of air a person can breathe in after forceful expiration, after forceful expiration। तो उन्होंने क्या रखा है कि कितनी एयर एक पर्सन ले सकता है अपने अंदर, मैक्सिमम एयर जो एक इंसान अपने लंग्स में ले सकता है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद। तो हम आते हैं फोर्सिबल एक्सपिरेशन पे। सबसे पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, फिर और नीचे, ठीक है। एक्सपिरेटरी हमने फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, तो फोर्सिबल एक्सपिरेशन से कौन सी गैस निकलती है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वापस सांस लोगे तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल करोगे तो टाइडल वॉल्यूम, और मैक्सिमम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मैक्सिमम एयर जो पर्सन एक्वायर कर सकता है अपने लंग में आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, तो वो क्या होगी? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो होगी प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपके पास जो वाइटल कैपेसिटी आती है, इसको ध्यान रखना, वो किस किस के बराबर आती है बेटा? वो बराबर आती है आपके जी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अब आपको पता होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है बेटा? ये होती है 2500 टू 300। एक्सपिरेटरी कितनी होती है बेटा? 1000 से 11,000 तक। और टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4000 से लेकर 6 and 4600 ml तक। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? वाइटल कैपेसिटी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट हमारे पास जो फाइनल कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? IC, EC, FRC, VC और इसकी TLC। अभी TLC क्या होता है? The total amount of air that can be accommodated in lungs। The total amount of air जो lungs में होगी after forceful inspiration, after forceful inspiration। तो बेटा कौन कौन सी होगी? रेसिजुअल वॉल्यूम तो हमेशा लंग्स में होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगी, फिर टाइडल वॉल्यूम होगी, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगी, और बस यहां तक होगी। ये है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आ सकता है? टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले आपका आएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि आपने फोर्सिबल एक्सपिरेशन करा ही नहीं। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
क्योंकि आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से कितनी वॉल्यूम आती है, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम के बराबर। टाइडल वॉल्यूम तो हमेशा आएगी आएगी, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा रहती ही है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसी के साथ आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी खत्म होती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहती ही है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एक होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक बताई थी मैंने आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, जो क्या होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक फंक्शनल कैपेसिटी बताई थी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या थी बेटा, जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रहेगी आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कौन कौन सी रहेंगी, सबसे पहले तुम्हारे पास होगी टाइडल वॉल्यूम, सॉरी वेरी सॉरी, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कौन कौन सी जो वॉल्यूम लंग्स में रहेंगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस बताइए रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है बेटा, जो लंग्स में रहेगी आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जितनी एयर तुमने इंस्पायर करी थी वो एक्सपायर कर दी, ठीक है, बाय नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो बची कौन कौन सी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम जो ऑलरेडी लंग्स में प्रेजेंट है। तो किसके बराबर होगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर आपको मैंने बताई थी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या बताई थी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद मैं क्या क्या ले सकता हूँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या क्या ले सकता हूँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टोटल लंग कैपेसिटी को दोबारा देखें, क्या टोटल लंग कैपेसिटी में ERV प्लस RV है, और ERV प्लस RV क्या होता है, फंक्शनल कैपेसिटी, और TV प्लस IRV क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसी को। टोटल लंग कैपेसिटी होती है ERV TV प्लस IRV प्लस RV, जिनमें से ERV प्लस RV क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और IRV प्लस TV क्या होता है बेटा, IRV प्लस TV क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और बताओ इसी में वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ERV प्लस TV प्लस IRV, ERV TV प्लस IRV क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, अब ध्यान से देखते रहना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और बाकी ऐसे लिख दो IRV प्लस RV। और कैसे लिख सकता हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है बेटा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है बेटा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही कर दिया है। ओके, तो देख लीजिए हम टोटल लंग कैपेसिटी को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा टोटल लंग कैपेसिटी है, तो अगर ये दिखाई दे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो सही है, इनके अलावा कुछ और है तो वो गलत है। आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया तो फिर हम आगे चलते हैं।
कितना हिल रहा है ये। ध्यान से बनाइएगा इसको, ये बन जाओ। अब मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, फिर एक्सपिरेशन किया, इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, ये क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, क्या करा? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ये क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम। फिर मैं क्या करता हूँ? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो एक्वायर करता हूँ वो क्या हो जाती है मेरी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हो जाती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये वाला पोर्शन क्या है? जो मैंने टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा जो एयर अपने लंग्स में इनहेल करी है वो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर जो एक्स्ट्रा एयर मैंने अपने लंग से निकाली है दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या है? ये पल्मोनरी वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इनमें से आपके पास ये तो हो गई टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ये वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा आपके पास? ये वाला पोर्शन हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को क्या कहते हैं? एक्सपिरेटरी, एक पोर्शन क्या हो गया? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब ध्यान से देखिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिला के क्या कहते हैं बेटा? तीनों को मिला के हम क्या देते हैं? तीनों को मिला के हम क्या देते हैं? वाइटल कैपेसिटी। आया ना? और ये जो मैंने जगह छोड़ी है ना, ये एयर क्या है? ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। ये पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर ही रहेंगी। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये आपके पास क्या है लास्ट में? ये पूरा ये आपके पास है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है ये? टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, अब इसमें आपको पता है ये टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml। ओके, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? 25002 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? 1000 to 11,000 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 11,000 से
12,000 ml। और कैपेसिटीज आप निकाल सकते हो इन पल्मोनरी वॉल्यूम का सम करके। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक डिवाइस होता है दैट इज नोन एज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर मेजर करता है, इट मेजर the volume of air, it measure the volume of air involved in respiration या breathing process, so ये क्या कहता है? It measure the volume of air involved in respiration or breathing process, that is your spirometer। अच्छा, ये केवल उन गैसेस को मेजर कर सकता है जो गैसेस इन्वॉल्व है किसमें? रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग प्रोसेस में। ये उन गैसेस को मेजर नहीं कर सकता दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग प्रोसेस। और ऐसी कौन सी चीज है? लाइक रेसिजुअल वॉल्यूम, वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो लंग्स में हमेशा होती है। तो जो जहां पे भी रेसिजुअल वॉल्यूम आएगी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रेसिजुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी cannot be measured by spirometer। तो स्पायरोमीटर रेसिजुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकता, ना ही टोटल रेसिजुअल कैपेसिटी को मेजर कर सकता, ना ही टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर कर सकता, क्योंकि इन तीनों में क्या आता है? रेसिजुअल वॉल्यूम कॉमन है। ठीक है, तो स्पायरोमीटर केवल वही मेजर कर सकता है जो इन्वॉल्व है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के प्रोसेस में। ये उन चीजों को मेजर नहीं कर सकता जो ऑलरेडी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। तो स्पायरोमीटर के हिसाब से हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कितना होता है? 14 to 16 ब्रीथ पर मिनट। तो हम 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो आज के लिए पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी का टॉपिक खत्म हो गया। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।